नमस्कार, हून बिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून में एयर रेड और ब्लैकआउट की हुई मॉक ड्रिल। आईएसबीटी घंटाघर, आराघर, रायपुर क्षेत्र में रेड अलर्ट भी किया गया अभ्यास। तो सायरन बजते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आई नजर। ब्लैकआउट के तहत कई क्षेत्रों की बिजली भी की गई बंद। कंट्रोल रूम से हालात की लगातार मॉनिटरिंग भी की गई। आपदा से निपटने की तैयारियों को रियल टाइम में परखा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सायरन बजते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में नजर भी आई हैं और इसके चलते ब्लैकआउट के तहत कई क्षेत्रों की बिजली भी बंद कर दी गई थी। यह अभ्यास किया गया है और ऐसे में कंट्रोल रूम से लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी हुई है। तो वहीं आपदा से निपटने की तैयारियों को रियल टाइम में परखा भी गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम भी मुस्तैद रही है और देहरादून में एयर रेड और ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल भी हुई है। तो आईएसबीटी घंटाघर, आराघर, रायपुर क्षेत्र में रेड अलर्ट का अभ्यास इस दौरान क्या किया है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार में हीटवेव का असर, स्कूलों के समय में भी किया गया बदलाव। डीएम ने 27 अप्रैल से 26 मई तक बदला स्कूल का टाइम। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यह बड़ा फैसला भी लिया गया है। स्कूलों में स्वच्छ पेयजल और ओआरएस की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। कक्षाओं में वेंटिलेशन और जरूरी दवाइयां रखने पर भी जोर दिया गया है। तो तेज धूप में खेल कूद और बाहरी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। छात्रों को हीटवेव से बचाव की जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। तो स्कूलों में स्वच्छ पेयजल और ओआरएस की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं और कक्षाओं में वेंटिलेशन और जरूरी दवाइयों के रखने पर भी जोर दिया गया है। तो तेज धूप में खेलकूद और बाहरी गतिविधियों पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। छात्रों को हीटवेव से बचाव की जानकारी देने के निर्देश भी जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। तो वहीं हरिद्वार में हीटवेव का असर नजर आ रहा है और स्कूलों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। तो डीएम ने 27 अप्रैल से 26 मई तक जो है स्कूल टाइम में बदलाव कर दिया है और इस दौरान बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बड़ा फैसला भी लिया गया है। मसूरी देहरादून मार्ग पर कुठाल गेट के पास नवनिर्मित वैली ब्रिज का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया है। निरीक्षण के बाद इस ब्रिज को आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। पर्यटन सीजन में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए बनाए गए इस अस्थायी पुल से अब जाम की समस्या में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद भी है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि स्थायी पुल के निर्माण तक ये वैली ब्रिज स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगा और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। क्योंकि ये मसूरी मुख्य मार्ग है और प्रकृति का जो दबाव है रोड पर रहता है, पूरा टूरिस्ट यहाँ से जाता है। और पुल छोटा, जो पहले पुल लगा है, छोटा होने के कारण यहाँ पर अक्सर जाम लगता था। यहाँ के लोगों की मांग थी, हमारे अध्यक्ष जी सारी टीम मसूरी की बार बार मांग कर रही थी। तो हमने तुरंत, क्योंकि हालांकि हमने एक परमानेंट पुल भी यहाँ पर शुरू कर दिया लगभग 8 करोड़ की लागत से, लेकिन आज ये वैली ब्रिज ये शुरू हो गया। इस वैली ब्रिज के बनने से जो हमारे टूरिस्ट जनता जो यहाँ से गुजरती है, जो दिक्कत है, उससे उनको निजात मिलेगी और जो जाम की समस्या है वो समाप्त होगी। खबर अल्मोड़ा से है, जहां जिला मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह की अध्यक्षता में भारत जर्मन तकनीकी सहयोग परियोजना के अंतर्गत एक विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन एवं वन वृक्ष आच्छादन की बहाली, संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वन परिदृश्य पुनर्स्थापन दृष्टिकोण पर चर्चा भी की गई है। इस बैठक में जिला समन्वय समिति के सदस्य, विषय विशेषज्ञों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने योजना के तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर गहन विचार विमर्श भी इस दौरान किया है।
तो बैठक में परियोजना की समीक्षा भी की गई है। तो वहीं जिला मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इस दौरान तमाम अधिकारी मौजूद भी इस बैठक में रहे। तो वन परिदृश्य पुनर्स्थापन दृष्टिकोण पर चर्चा इस दौरान की गई है। और बाकी के लिए हमें सब वर्क करना है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें कुमाऊं में लार्जेस्ट स्टेक इज विद सो दिस इज रिकैप 4 एनडीसी की बैठक थी जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी डीसीसी अल्मोड़ा जिसके जो अध्यक्ष हैं जिलाधिकारी महोदय हैं उनके समक्ष जो जीआईजेड की टीम है उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया, डीपीआर को प्रेजेंट किया। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये है कि जो फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन करनी है जिसमें मुख्य रूप से जो है हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनके साथ जुड़ना है और जितने भी स्कीम्स होते हैं उनको कन्वर्जेंस के माध्यम से जो भी डिग्रेडेड लैंडस्केप है उसको रिस्टोर करना है। भी एक के लिए और बाकी के लिए हमें सब वर्क करना है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे और कैबिनेट मंत्री खजान दास भी उनके साथ मौजूद रहे। साथ ही विजय बहुगुणा पूर्व सीएम उनके साथ मौजूद रहे। तो हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर नमन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, माल्यार्पण किया है और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्यार्पण किया है, नमन किया है। तो सौरभ बहुगुणा कैबिनेट मंत्री वो भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मौजूद रहे और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कि नमन कर रहे हैं। तो हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती आज है और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, उन्हें नमन भी इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे हैं। साथ ही पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित भी हुए हैं और सभी ने नमन भी हेमवती नंदन बहुगुणा को किया है। हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है आज। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे जहां पर उन्होंने नमन भी किया है, माल्यार्पण भी किया है।
आज तो बहुत बड़ा दिन है। आज उनको समस्त प्रदेश सामान्य परिवार में पैदा होकर और वो हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत इसलिए हैं भावना जी ने कि एक सामान्य पूरे उत्तर प्रदेश सामान्य मुख्यमंत्री में यहाँ पैदा होकर सरकार में उन्होंने प्रयाग में जाकर अनेक जिम्मेदारियों में इलाहाबाद में जाकर उनका अपना स्थान बनाया। प्रेरणाएँ उनकी 100 और उनकी पूरे मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूँ। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से, अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा जी हम सब के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई इन्होंने भी काम किया उसके साथ, और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हर बार यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम सब उनका स्मरण हमेशा करते रहेंगे। उनको सत सत नमन। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश से तीर्थ यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी श्रद्धालु यात्रा के दौरान जिला प्रशासन, शासन और मंदिर समिति की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि सुरक्षित और सुगम दर्शन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और सभी से सहयोग की अपेक्षा भी की गई है। इसके साथ ही उन्होंने ग्रीन यात्रा की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए अपील करते हुए कहा है कि हिमालय क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए प्लास्टिक को उपयोग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालु ऐसे व्यवहार करें कि यहाँ से एक सकारात्मक संदेश जाए और देवभूमि की पवित्रता और सुंदरता बनी रहे। मेरा सभी जो हमारे देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि आप जब यहाँ पर जो जिला प्रशासन, हमारे शासन, हमारी सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। जो भी मंदिर समिति की ओर से भी जो सब चीजें आपको हम सुरक्षित दर्शन कराएं, आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, उसको लेकर हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हुई। और एक निवेदन और आप सबसे करना चाह रहे हैं कि जो हमने ग्रीन यात्रा का एक क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर आप सब लोग जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है उसको कम से कम प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित रखें, प्लास्टिक का उपयोग न करें और एक स्वच्छ और स्वस्थ और साफ यहाँ से एक संदेश जाए। इस क्षेत्र में कहीं पर भी जो है सफाई को लेकर विशेष रूप से ध्यान दें और प्लास्टिक का पूरी तरह से जो है उपयोग यहाँ पर न करें। चारधाम यात्रा को देखते हुए खाद्य विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने भादराबाद क्षेत्र में 14 ढाबों और होटलों का निरीक्षण किया है। वहीं निरीक्षण के दौरान कई ढाबों में फूड लाइसेंस, डिस्प्ले बोर्ड, रेट लिस्ट और ज़रूरी दस्तावेज न होने पर नोटिस भी जारी किए हैं। खराब तेल के इस्तेमाल और गलत रजिस्ट्रेशन पर भी कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में चंडी मंदिर से गेंडी खाता तक हाईवे पर संयुक्त टीम ने 9 ढाबों की जांच की और बिना लाइसेंस संचालित ढाबों पर सख्ती भी बढ़ा दी है। सूबे की पहली सरहदी सीमांत नगर पालिका परिषद ज्योतिर्मठ ने बद्रीनाथ धाम यात्रा को हरित बनाने के संकल्प के तहत एक सराहनीय पहल की है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर पंच प्रयागों के प्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग में तीर्थयात्रियों को जूट के थैलों का वितरण किया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में इस अभियान के तहत श्रद्धालुओं से सिंगल यूज प्लास्टिक और पॉलीथीन कैरी बैग का उपयोग न करने का आग्रह भी किया गया है।
साथ ही पर्यावरण अनुकूल जूट थैलों को अपनाने का संदेश भी इस दौरान दिया गया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लाखा मंडी क्षेत्र में वन विभाग की ओर से बिना सुनवाई का मौका दिए गए लोगों को हटाए जाने के मामले पर समाजसेवी भुवन चंद पोखरिया के पत्र का संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की गई है। कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। समाजसेवी ने कोर्ट को बताया कि सालों से लाखा मंडी क्षेत्र में रह रहे लोगों को वन विभाग ने बिना सुनवाई दिए बेदखल कर दिया है। वनों पर रहने वाले लोगों के विरुद्ध तब तक हम बेदखले की कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक हम इनके लिए एक विस्तृत कार्य योजना बना करके जो है कार्रवाई नहीं कर लेते। तो लेकिन इधर डीएफओ हल्द्वानी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना की और श्री हरीश पोखरिया लाखन मंडी निवासी को जो है बेदखल कर दिया गया, उनका घर और झोपड़ी तोड़ दी गई। तो इसी परिप्रेक्ष्य में डीएफओ हल्द्वानी के द्वारा झूठा शपथ पत्र, कूट रचित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। तो बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 389 के तहत जो है डीएफओ पर मुकदमा दर्ज करने के लिए मेरे द्वारा याचिका दाखिल की और माननीय न्यायालय में बहस की। तो माननीय न्यायालय के द्वारा आज सुनवाई में 3 सप्ताह के अंदर राज्य सरकार को जो है जवाब प्रस्तुत करने के आदेश निर्गत किए गए हैं। नैनीताल के बिड़िया चुंगी पर आग लगने की सूचना के बाद वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। वहीं आग बुझाने के दौरान बिड़ला निवासी आनंद राम फिसल कर गिर गया। सुरक्षा उपकरण नहीं होने के कारण उसके सर में चोट आ गई और वो बेहोश हो गया। पूर्व सभासद दीपक कुमार भोलू ने बताया कि आनंद बिड़ला चुंगी क्षेत्र में बेहोश अवस्था में मिले हैं, जिसको 108 के माध्यम से अस्पताल भी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। इस दौरान मौके पर पहुंचे क्षेत्र के लोगों ने वन विभाग की लापरवाही पर नाराजगी भी जताई है। फायर वॉचर थे, इनका नाम आनंद लाल जी है। तो लगभग 55 से 56 साल की उम्र होगी इनकी। तो यह बिड़ला चुंगी के पास जो बिड़ला चुंगी का फॉरेस्ट की चौकी है उसके पीछे आग लगी हुई थी, वो आग को ही बुझा रहे थे। तो दुर्घटना बाद उनका शायद पैर फिसल गया वहाँ पर से पत्तों से, तो वो सीधे वहाँ पर से नीचे गिरे। नीचे एक बहुत बड़ी चट्टान थी, उस चट्टान में उनका शायद बहुत सर लगा, तो अचेत मुद्रा में वहाँ पर पड़े हुए थे। तो उसके बाद हमने 112 में सूचना दी और 108 में भी सूचना दी। तो 108 भी पहुंची और पुलिस भी वहां पहुंची और फॉरेस्ट के अधिकारी भी वहां पर पहुंचे। लेकिन उनका जो निर्णय लिया गया है कि पहले इनको यहां पर हॉस्पिटल लेकर आना चाहिए, तो हम 108 से इनको हॉस्पिटल लेकर आए। भीमताल में वन्य जीवों का हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल बाघ ने फिर एक युवक को अपना निवाला बना लिया है। जानकारी के मुताबिक 32 वर्षीय कमल सिंह बिष्ट के घर से गायब होने पर परिजनों और वन विभाग के लोगों ने खोजबीन की। इस दौरान जंगल में कमल का आधा खाया शव भी बरामद किया गया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने कड़े शब्दों में कहा है कि वन विभाग लापरवाही बरत रहा है और विभाग के सुस्त पड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 20 दिन में ये तीसरी घटना है और 2 किलोमीटर रेडियस के भीतर तीसरी घटना हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि लगातार इस प्रकार की जो घटना हो रही है, विभाग हमारा कहीं ना कहीं सोया है। विभाग को भी जागना होगा, अन्यथा मानव जीवन जो है हमारा खतरे में पड़ जाएगा। वैसे ही पहाड़ों से पलायन हो रहा है, लोग अपने घरों को छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग हैं जो घरों में खेती कर रहे हैं या पशुपालन का काम कर रहे हैं, वो भी अपना गांव छोड़ देंगे। तो मैं समझता हूं कि जिस घर में मौत हुई उन सारे घरों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और विभाग जितनी जल्दी हो सके उनको जो सुविधाएं प्रदान कर सके। और उस बाघ को मारने के लिए आदेश तो हो ही चुके हैं। शिकारियों से भी मेरा अनुरोध है कि जितनी जल्दी उस बाघ को मारा जा सके, उस बाघ को मार करके गाँव वालों को कम से कम सुख शांति से रहने दें। देहरादून के परेड ग्राउंड में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जमा हुए और उनके पदयात्रा भी उन्होंने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री और पार्टी नेताओं ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया है।
भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से देहरादून में जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत परेड ग्राउंड में आयोजित जनसभा से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। बड़ी संख्या में महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हिस्सा लिया और कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष पर आरोपों की झड़ी लगा दी। सीएम ने कहा कि जब पूरे देश की नजरें संसद पर टिकी थी, तब कांग्रेस और विपक्ष ने महिला विरोधी कदम उठाते हुए अपनी मानसिकता को उजागर किया। अधिनियम को बाधित करने का दुस्साहस किया है। अभी माननीय सांसद टेरी बता रही थी कि किस प्रकार से वो तैयार होकर संसद के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी एनडीए पूरी तरह से इस बिल को पारित करवाने के लिए उत्साहित थे, लेकिन किस प्रकार से इसको रोकने का काम किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आज बड़ी संख्या में यहां पर मातृशक्ति एकत्र हुई है और इस चिलचिलाती धूप में भी जितने लोग इस प्रांगण में, उससे कहीं अधिक लोग आसपास पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक स्थानों पर बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब देश की नारी अपने अधिकारों के प्रति सजग है और अन्याय के विरुद्ध अब चुप रहने वाली नहीं है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर महिलाओं का अपमान किया है और इसका जवाब आने वाले समय में दिया जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर चोट पहुंचाने का काम किया गया है और 33% आरक्षण देने वाले इस कानून को रोकने की कोशिश की गई है। वहीं नेताओं ने कहा कि आक्रोश सड़क से लेकर सदन तक गूंजेगा और आने वाले समय में महिलाओं का ये जन समर्थन विपक्ष के लिए बड़ा जवाब साबित होगा। मुझे आप सबके कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। कुल मिलाकर ये है कि महिला आरक्षण पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।